आज हमारी मुख्य मांग यही है कि जो शिक्षा का हाल है, जो शिक्षा को बार बार उसके स्तर को गिराने की जो साजिश रची जा रही है, हम उसके खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्यों हमारे देश में समान शिक्षा के नाम पर बातें तो बहुत होती हैं पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। जब बात समान शिक्षा की आती है तो कोई भी सरकार ये बात नहीं करती है कि क्यों सरकारी और प्राइवेट का दोहरापन बार बार हमारी शिक्षा नीति में हमें देखने को मिलता है और उसके खिलाफ कोई कदम नहीं होता है। हम इतने सालों से सिर्फ केजी से पीजी क्या कहते हैं 8वीं तक की बात करते हैं, केजी से पीजी तक की समान शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है आज की तारीख में। उसके साथ साथ जब हम समान शिक्षा की बात करते हैं, मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम समान रूप से सारी शिक्षा का निजीकरण करना चाहते हैं, ये हमारी समान शिक्षा है, या सबको वित्त पोषित सरकारी शिक्षा मिलने की जो बात है, मतलब पब्लिक फंडेड एजुकेशन की जो बात है, वो मिलने का कोई कदम बढ़ा रही है सरकार? नहीं बढ़ा रही है। हम नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ग्रांट थे, यूजीसी ग्रांट मिलते थे अलग अलग कॉलेजेस को, वो हीफा लोन में परिवर्तित हो जाता है। हीफा मतलब हायर एजुकेशन फंडिंग एसोसिएशन के लोन्स, जिसका सरासर मतलब ये है कि शिक्षा महंगी होने वाली है। और अब बीते कुछ दिनों में देखेंगे कि शिक्षा अलग अलग जगह पे फीस बढ़ी है, अलग अलग नए नए कोर्स लागू करे गए हैं, जिससे छात्रों से बड़ी बड़ी फीस ऐंठने का एक तरीका हो गया है। और इसके कारण पहले ही बहुत चुनिंदा लोग मुद्दा क्यों नहीं बन पाता, जैसे और मुद्दा बन जाते हैं। और जो देखिए शिक्षा, देखिए हमारा संविधान कब बना था? हमारा संविधान आज़ादी के तुरंत बाद बन गया था, लेकिन जब बात आई राइट टू एजुकेशन की, तो राइट टू एजुकेशन हमारे देश में दशकों बाद आया। ऐसा क्यों हुआ? शिक्षा तब भी मुद्दा नहीं बना था, क्योंकि ये सरकारें जानती हैं कि अगर शिक्षा मुद्दा बन जाएगा तो युवा पढ़ेगा तो उसको भड़काना उतना आसान नहीं होगा। युवा पढ़ेगा तो वो और रोज़गार की मांग करेगा, फिर इनको रोज़गार बनाना पड़ेगा। पढ़ा लिखा युवा जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेगा, वो अलग अलग पॉलिसीज़ की बात करेगा, वो नहीं जान पाएगा कि बजट किस तरीके से उनको बेवकूफ़ बनाता है साल दर साल। हम देखते हैं कि बड़ा संख्या में जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी समुदाय से आने वाला है, जो मुस्लिम समुदाय से आने वाला युवा है, वो रेगुलर कॉलेज तक, बड़ी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी तक, केंद्रीय यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाता है। वो मजबूरन या तो शिक्षा से बाहर हो जाता है, जैसा कि 12वीं के बाद 27% ही हमारा युवा जो है वो हायर एजुकेशन तक पहुँचता है। 2 मिनट पर वो ये नहीं बात करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो युवा है वो 12वीं के बाद उसकी 13वीं हो जाए, वो आई तो डिस्टेंस लर्निंग में आए या शिक्षा से बाहर आ जाए, सस्ता मजदूर बन के निकले। इसी कारण तो सफाई कर्मचारी का बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बन जाता है, घरेलू कामगार के बच्चे हर पीढ़ी के बाद घरेलू कामगार बन जाते हैं, क्योंकि वो शिक्षा तक नहीं पहुंचते। और सरकार यही चाहती है कि अमीर का बच्चा और अमीर होता रहे और गरीब होता रहे। मोदी सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, आप उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा एक बड़ा तबका उसका समर्थन भी कर रहा है, विदेशों में भी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए विश्व पटल पर हम बहुत सारी बातें कह देते हैं, वो ज़मीनी तौर पर कैसे लागू होता है वो तो यही होगा ना। यहाँ हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो यूजीसी ग्रांट थे उसे हीफा लोन में बदल दिया जाता है हमारी नई शिक्षा नीति के तहत। FIU पिला दिया जाता है, जो 4 साल की डिग्री बना देता है 3 साल की को। MPhil का कोर्स खत्म कर दिया जाता है। और जिस चीज़ की तारीफ हो रही है, मल्टीपल एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, वो सरासर पता है क्या है? वो ये है कि जो ड्रॉप आउट रेट मीडिया पहले कवर करती थी कि इतने लोगों ने शिक्षा से बाहर निकल गए, अब ये बोलेंगे वो लोग ड्रॉप आउट नहीं कर रहे हैं, वो सर्टिफाई होके निकले हैं। क्योंकि अगर आप 1 साल में ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, 2 साल में ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाता है, 3 साल में आप ड्रॉप आउट करेंगे तो आपको डिग्री दे दिया जाएगा। आप ये बताइए, हम ऐसे रोजगार के बाजार में जीते हैं जहाँ पे MA PhD करने वाले को नौकरी नहीं मिलती, उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है मार्केट में? ये मल्टीपल एग्जिट पॉइंट सिर्फ यही दिखाता है कि बहुत सारा युवा है वो शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो शिक्षा के दायरे से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ उसको शिक्षा में रहने नहीं देती। वो 7-8 हज़ार रुपये फीस कहाँ से जोड़ेगा? हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में ही स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जैसा एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट मौजूद है, जो DU का ही हिस्सा है, पर वो पूरी तरीके से प्राइवेट है। वहाँ पर मैं बच्चों से बात करती हूँ, स्टूडेंट से बात करती हूँ, तो बताते हैं कि 1 साल मेहंदी लगा के वो फीस जुटाते हैं, 1 साल वाइपर बना के किसी ने फीस जुटाई है। तो ऐसे जो लोग फीस जुटा रहे हैं, उनके लिए जब एक का एक 4,500 से 7,500 हो जाती है फीस, तो वो एक बहुत बड़ा आप पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जी, सरकार पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन आंदोलन। देखिए आंदोलन इसीलिए बड़ा होता रहता है क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं बनती है। पहले 2 लोग बोलेंगे, 4 लोग बोलेंगे, लोग बोलेंगे तो ना। पहले शायद लोगों ने पढ़ा नहीं होगा नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट था,
अब उसको लागू होते देख रहे हैं तो और लोगों को पता चल रहा है कि इससे तो फीस बढ़ गई है, इससे तो अलग अलग महंगे महंगे कोर्सेज लाए जा रहे हैं जिसको सिर्फ अभिजात वर्ग का बच्चा जो है अफोर्ड कर सकता है, जो प्राइवेट स्कूलों से पढ़ा था। सरकारी बच्चा तो एक डिस्टेंस लर्निंग का फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है आज की तारीख में। उसके सिवाय जो लोग हैं उसमें छोटी छोटी जीत भी हासिल होती है। 2016 में FIUP वापस भी भेजा गया था, अगर आपको याद हो। इस बार नहीं भेजा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जो होगा वो होता जाएगा। हमारा आंदोलन और सशक्त होगा। आपने देखा है, पहले आप आए होंगे तो शायद आपको कम लोग मिलेंगे होंगे, आज एक बड़ी संख्या में सभी लोग जुड़ के अलग अलग मांगों को साथ ला के शिक्षा को बचाने निकले हैं। तो यही है कि आंदोलन आगे तीव्र होगा। आप ये देखिए कि हम बोल रहे हैं कि भाई भतीजावाद हो रहा है, या बहुत सारे शिक्षक आए होंगे जो बात कर रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं है, किसी को भी रख लिया जाता है। कितने सारे स्कूलों में प्रिंसिपल होने की जगह सिर्फ हेडमास्टर है जो प्रिंसिपल की सीटों पे बैठे हुए हैं और प्रिंसिपल ही नहीं है। एक ही क्लास में एक टीचर होता है जो 6वीं और 8वीं की क्लास एक ही क्लास में पढ़ा लेता है। आप SOL में जाइए तो वहाँ का आप मटीरियल पढ़िएगा, उसके मटीरियल में क्या बातें होती हैं कि हमारा संविधान जो है वो 1994 में बना था, उसमें लिखा जाता है हमें आज़ादी 1945 में मिली थी। ये बताइए कि ये तो नई शिक्षा की नीति का मटेरियल बता रही हूँ मैं आपको। ये NEP का मटेरियल है जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DU में लाया गया। इसमें ऐसी गलतियाँ थी जहाँ पे लिख दिया गया कि विवेकानंद जो थे अनप्रिंसिपल्ड थे। तो आप ये बताइए, ये मटेरियल तो अभी आया है। शायद जब NEP पास हुआ था तब छात्रों को ये नहीं पता था कि उनको ऐसा मटेरियल थमा दिया जाएगा जो ना जाने कौन कौन से इनकी निजियों ने बनाया है। इसका टेंडर कैसे पास हुआ कि विकिपीडिया से मटेरियल उठा लिया गया। इनको पैसे किस बात के मिले? देखिए, संविधान बदला जाएगा नहीं, ये तो मैं SOL का मटेरियल बता रही हूँ जिसमें बताया गया कि संविधान आज़ादी के पता नहीं 30-40 दशक बाद आया। उस मटेरियल में लिखा गया पॉलिटिकल साइंस के SOL के कि 1994 में संविधान बना था। मैं नहीं कह रही हूँ संविधान बदला है, मैं कह रही हूँ कि छात्रों को ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और ये नई शिक्षा नीति का ही मटेरियल है जो पास हुआ है। तो यही है कि नई शिक्षा नीति में अनौपचारिक सरकार की मंशा पूरे देश को बदलने के मन में लगी हुई है। सरकार तो कभी संविधान बदलने की बात, कभी इंडिया का नाम बदलने की बात। हम आप देखेंगे कि सरकार ना केवल NEP के तहत मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप हुआ करती थी एक, वो बंद कर दी गई। पहले ही हम जहाँ सर्व शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर समान शिक्षा तो नहीं थी। तो इन स्कॉलरशिप्स के माध्यम से, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी, उनके माध्यम से उस बड़े हाशिए से आने वाले समुदाय में से कुछ लोगों को तो कम से कम शिक्षा मिल रही थी। जब ऐसी फेलोशिप्स बंद हो रही तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो सरकार है वो ना गरीबों के साथ खड़ी है, ना वो हाशिए से आने वाले समुदाय के साथ खड़ी है। वो चाहती है कि लोग अशिक्षित रहें, उनको नफरती राजनीति में भड़काया जाए। जहाँ हाथ में किताब और कलम पकड़ानी थी वहाँ हाथ में हथियार पकड़ाए जाए और सांप्रदायिक दंगे भड़कते रहे। आप देखेंगे कि हिंसा भड़कती रहती है। शिक्षा होगी तो लोग शायद तर्क से जीतेंगे, हिंसा से नहीं, और इस तरीके से लोग समझदारी बना पाएंगे कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। हमारी जो शिक्षा नीति है वो आज पहली शिक्षा नीति नहीं आई है, हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, 1986 में दूसरी और 2020 में तीसरी। तो अभी जो हो रहा है उसकी बात ही नहीं है, ये मैं पहले से बात कर रही हूँ। और जो धर्म की बात आप कर रहे हैं उसका मुझे पता नहीं, पर ये मुझे पता है कि शिक्षा को डाइल्यूट सिर्फ इस तरीके से नहीं करा जा रहा है, बल्कि सिलेबस बदल रहा है। आप लोग मीडिया से आपको पता ही होगा कि स्कूलों से डेमोक्रेसी का चैप्टर, कास्ट का चैप्टर, अलग अलग चैप्टर, गुजरात राइट्स का चैप्टर जो था, ये सब हटा दिया जाता है। आप हायर एजुकेशन में आते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस से बामा, सुकीर्तिहारिणी, महाश्वेता देवी, इनके चैप्टर्स हटा दिए जाते हैं। अम्बेडकर पे पूरा एक कोर्स हटा दिया जाता है। तो खाली धार्मिक रूप से नहीं, आपको अलग अलग तरीके से जो जो क्रिटिकल लाइन ऑफ थॉट थे, जो जो लोग सवाल उठा रहे थे, उनको मिटाया जा रहा है सिलेबस से। उल्टा अब मुगलों का इतिहास है उसको डाइल्यूट करने की बात करी गई। उसके सिवाय एंटी कास्ट मूवमेंट में सोशियोलॉजी का सिलेबस था, उसको हटा दिया गया। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं जिससे वो पहले वो खाली जगह बनाई जाती है और उन खाली जगहों में अब नई चीज़ें भरी जाती हैं। तो अभी आपने खाली जगह बनते देख ली है, और अगर हम लोग सवाल उठाना बंद कर देंगे तो शायद उन खाली जगहों पर गलत सलत चीज़ें और पढ़ाई जाएंगी। ऐसे ही ना जाने कैसे ज्योतिराव फुले बन जाएंगे, वैसे ही विवेकानंद अनप्रिंसिपल्ड बन जाएंगे अगर लोग सवाल नहीं उठाएंगे।